Students, today we are going to start our new chapter of biology, that is life processes. तो सबसे पहले वी हैव टू स्टडी कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि जो हमारे पास गिवन थिंग है, जो हमारे सामने कोई चीज़ है, दैट इज़ अलाइव और नॉट, क्या क्राइटेरिया रखना चाहिए। तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया, बेसिक क्राइटेरिया जिसको यूज़ किया गया है ये जज करने के लिए कि जो चीज़ समथिंग इज़ अलाइव और नॉट, दैट क्राइटेरिया इज़ मूवमेंट्स। सबसे पहले मूवमेंट्स देखते हैं। अब मूवमेंट्स कैसी हो सकती हैं? दे मे बी ऑफ लोकोमोशन, मतलब कोई चीज़ चल फिर रही है, उसका मतलब लोकोमोशन हो जाता है। जैसे डॉग रन कर रहा है, हम रन कर रहे हैं, दैट इज़ लोकोमोशन। मूवमेंट ऑफ ए पार्ट, कोई बॉडी पार्ट को मूव करना। ब्रीथिंग मूवमेंट्स, जब हम सांस लेते हैं तब हमारे बॉडी के अंदर भी ब्रीथिंग मूवमेंट्स होते हैं। आप एनिमल्स को भी देखते हो, जब वो सांस लेते हैं तो ब्रीथिंग मूवमेंट्स होती हैं। जो डायाफ्राम होता है, जो चेस्ट पार्ट होता है, वो अप एंड डाउन होता है। ठीक है। फिर हम ग्रोथ देखते हैं कि छोटे से बड़ा हो जाता है इंसान या जानवर या कुछ भी, प्लांट। फिर हम ग्रोथ मूवमेंट्स प्लांट्स में देखते हैं। प्लांट्स में हम लोकोमोशन नहीं देखते बिकॉज दे आर फिक्स्ड एट वन प्लेस, तो फिक्स हैं। उनके बॉडी पार्ट की मूवमेंट भी किसी किसी प्लांट में दिखाई देती है। जैसे सनफ्लावर, जिस तरफ सूरज जाता है उसी तरफ सनफ्लावर जो होता है वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है, लेकिन सभी में हम इनकी ऐसी मूवमेंट्स नहीं देखते। तो बेसिकली हम प्लांट्स में क्या देखते हैं? देयर ग्रोथ मूवमेंट्स। हम उनकी ग्रोथ देखते हैं कि वो ग्रो हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, उनके पिछले पत्ते झड़ जाते हैं, फिर नए पत्ते आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जज करती हैं कि दे आर अलाइव। इसके अलावा मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स देखते हैं। अब मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स का मतलब है कि जो बॉडी के अंदर रिएक्शंस हो रहे होते हैं, तो रिएक्शंस की कैसे होते हैं? मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट की वजह से, और उसी वजह से हमारी बॉडी मेंटेन रहती है इन केमिकल रिएक्शंस की वजह से। दूसरा जो क्राइटेरिया है दैट इज़ अ प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, सेल्फ रिपेयर करने की पावर। हमारे सेल्स के अंदर सेल्फ रिपेयर करने की पावर है। रिप्रोडक्शन और बहुत सारे और लाइफ प्रोसेसेस जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन एट्सेट्रा, ये सारे प्रोसेसेस भी हमें बताते हैं कि समथिंग इज़ अलाइव और नॉट अलाइव। सभी लिविंग बीइंग्स का एक डेफिनेट लाइफ स्पैन भी होता है और लाइफ साइकिल भी होता है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ फिक्स्ड लाइफ स्पैन, कुछ फिक्स्ड लाइफ साइकिल नहीं होता। उनमें ना न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है बिकॉज दे आर नॉन लिविंग। तो ये सारी चीज़ें हम जज कर सकते हैं इसके साथ कि समथिंग इज़ अलाइव और नॉट अलाइव। ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है कि आर वायरसेस अलाइव और नॉट। जैसे वायरसेस में यहाँ पर आकर मॉलिक्यूलर मूवमेंट की बहुत इंपॉर्टेंस दिखाई देती है, क्योंकि जो वायरसेस हैं उनके अंदर मॉलिक्यूलर मूवमेंट तभी दिखाई देती है जब वो किसी लिविंग सेल के अंदर चले जाते हैं, किसी लिविंग सेल को वो होस्ट बना लेते हैं, तब उनकी मॉलिक्यूलर मूवमेंट नज़र आती है, अदरवाइज़ नज़र नहीं आती। इसीलिए अभी तक ये कंट्रोवर्सी चल रही है कि वेदर वायरसेस आर अलाइव और नॉट। अगर उनकी मॉलिक्यूलर मूवमेंट देखें, एनवायरनमेंट में कोई नहीं है, उसके अकॉर्डिंगली लगता है वो अलाइव नहीं है, लेकिन व्हेनेवर दे एंटर होस्ट, किसी भी लिविंग सेल में एंटर कर जाते हैं, देन दे बिकम अलाइव। तब उनका सारा लाइफ साइकिल लिविंग होस्ट के अंदर कंप्लीट होता है। तो यहाँ से पता लगता है भी कंट्रोवर्सी चल रही है कि वायरसेस को अलाइव में लिया जाए या ना लिया जाए। तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लिविंग बीइंग। अब क्यों मॉलिक्यूलर मूवमेंट ज़रूरी हैं लाइफ के लिए? क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स हैं। जैसे आपने पढ़ा है ना कि सबके अंदर टिश्यूज़ होते हैं। टिश्यूज़ किसके बने होते हैं? सेल्स के। सेल के अंदर भी छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट है प्लांट्स के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी एपरेटस होता है, न्यूक्लियस होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है। ये सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है। तो ये सारे एक ऑर्डर्ड में लगे हुए हैं। कंपोनेंट्स मिलकर सेल बनाते हैं, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनता है। ये आपने प्रीवियस 9th क्लास में पढ़ा था डाइवर्सिटी वाले चैप्टर में। ठीक है। अब
ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जब ये इन्वायरमेंट में रहते हैं तो इन्वायरमेंट के इफ़ेक्ट की वजह से इनकी जो नेचर है इसके अंदर लगातार ब्रेकडाउन भी होता रहता है। ड्यू टू इन्वायरमेंट इफ़ेक्ट इनके अंदर ब्रेकडाउन होता रहता है, समय के साथ साथ ब्रेकडाउन होता रहता है। लेकिन अगर ये ब्रेकडाउन चलता ही रहे, कुछ दोबारा वो ना बने, तो लिविंग थिंग अलाइव नहीं हो सकता, लिविंग थिंग विल बी कॉल्ड डेड। तो इसीलिए लिविंग थिंग्स को, इन सारे स्ट्रक्चर्स को, सेल्स को, उनके कंपोनेंट्स को, टिश्यूज़ को रिपेयर करना पड़ता है, उनको मेंटेन करना पड़ता है। अगर वो मेंटेन नहीं करेंगे, ब्रेकडाउन तो वो होंगे ड्यू टू एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट, लेकिन अगर वो रिपेयर नहीं होते हैं, मेंटेन नहीं होते हैं, तो ऑर्गेनिज्म इज़ डेड। तो इसीलिए उनको रिपेयर करना ज़रूरी है, उनको मेंटेन करना ज़रूरी है। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? उसके लिए मूवमेंट्स ज़रूरी हैं मॉलिक्यूल्स की, क्योंकि सारे स्ट्रक्चर बेसिकली किसके बने हैं? मॉलिक्यूल्स के बने हैं। तो मॉलिक्यूल्स रिएक्शन करते हैं, जब केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन करते हैं जब वो, तो उसके दौरान वो कॉन्टीन्यूसली मूव करते हैं। ठीक है, तो मूवमेंट इज़ वेरी नेसेसरी ऑफ द मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मॉलिक्यूलर मूवमेंट को बहुत इम्पॉर्टेंट माना गया है, क्योंकि बाकी सारी मूवमेंट्स तो विजिबल भी होती हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर मूवमेंट दैट इज़ इनविजिबल बट दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ, वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर लिविंग बींग्स। बेशक वो विजिबल नहीं है, लेकिन उनके बिना बॉडी के अंदर जो रिपेयरिंग और मेंटेनेंस होती है अलग अलग कंपोनेंट्स की, सेल्स की, टिश्यूज़ की, वो नहीं हो सकती। अगर वो नहीं होगी तो थिंग्स आर नॉट अलाइव। तो दैट इज़ वाई मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स हालांकि इनविजिबल होती हैं, इवन देन दे आर वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनिज्म।